स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। देखिएगा, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज होगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक लाइट है जो इस पर आकर पड़ रही है। ठीक है, सरफेस पर पड़ने के बाद यही लाइट टकरा कर ये उसी मीडियम में वापस चली गई। मतलब जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में टकराने के बाद चली गई। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंसिडेंट रे। तो जो लाइट सरफेस के पास आ रही है उस लाइट, आने वाले लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो सरफेस से टकरा कर जाने वाले लाइट है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर आकर पड़ती है लाइट उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और फिर उसी पॉइंट पे जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो उस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ एंगल्स के बारे में दिखाया गया है कि आई आई मतलब इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आर है। ठीक है, तो आर बेसिकली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है। सिमिलरली लाइट और सरफेस के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। तो अल्फा हो गया आपका ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो बीटा है इसको बोलेंगे ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये बताइए कि जो लाइट आ रही है, तो लाइट आने के बाद टकरा रही है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जा रही है, तो क्या ये किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी? नहीं, ये किसी सर्टेन रूल को फॉलो करेगी जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब वो कौन से रूल्स है जो ये फॉलो करेगा? तो आइए उस रूल्स को समझते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम लोग दो नियम ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है, दो नियम है। समझते हैं कौन कौन से नियम। पहला बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था उसके ऊपर नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब है कि तीनों के तीनों लाइन कोप्लेनर है। ठीक है, अच्छा, तो ये है पहला नियम। अब इसी नियम को जब हम वेक्टर फॉर्म में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए जो लाइट आ रहा था, है ना, तो आने वाले लाइट के डायरेक्शन में हमने इसको एक वेक्टर मान लिया आई कैप। आई कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर है जिसका वैल्यू 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये एक डायरेक्शन को दिखा रहा है कि लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे आई कैप। ठीक है, फिर लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन को हम बोलते रहे आर कैप, है ना, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा, तीसरा, जो जिस पॉइंट पर आई थी उस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको हम बोल रहे हैं क्या, एन कैप। तो तीन वेक्टर हम यहाँ पर हो गए, कौन कौन, आई कैप, एन कैप और आर कैप। तो अब देखिएगा ये तीन वेक्टर जो है, पहले नियम के अनुसार ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और अगर एक ही प्लेन में लाई करे तो इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, अब समझिएगा, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उन तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ध्यान सुनिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका वैल्यू 0 होगा। अब ये कैसे निकालते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, समझिएगा।
देखिएगा हमारे पास 3 वेक्टर था, आई कैप, एन कैप और आर कैप। तो हम किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस निकाल लेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमें यहाँ से क्रॉस करने के बाद मिलेगा, उस वेक्टर को आई वेक्टर के साथ क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद जो हमें मिलेगा, है ना, उसको बोलेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका वैल्यू 0 होता है अगर ये तीनों वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब समझिएगा आगे। नेक्स्ट, दूसरा नियम है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रहा, ये तो बचपन से जानते हैं। अब इसी नियम को हम लोग वेक्टर फॉर्म में समझेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। देखिए, मान लीजिए ये लाइट है, ये लाइट आया, ठीक है, ये लाइट है, इस सरफेस पे आकर के ये लाइट पड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद ये इस डायरेक्शन में चला गया। अब समझिएगा कि जो लाइट आया है, उस आने वाले लाइट का 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ऐसे इधर, ठीक। अब देखिएगा ये जो 2 डायरेक्शन हम मान के चलते हैं ना, ये डायरेक्शन पहला, ये जो डायरेक्शन है, देखिएगा ये इस सरफेस के क्या है, पैरेलल है। ये सरफेस है जहां पर लाइट आकर टकरा रहा था, तो इस सरफेस के पैरेलल वाले डायरेक्शन को हम बोल रहे हैं टी कैप। इस डायरेक्शन का नाम है क्या है, टी कैप, है ना, जैसे एक्स एक्सिस होता है वैसे टी कैप है। फिर सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं माइनस एन कैप। क्यों, क्योंकि ऊपर में जो डायरेक्शन है उसको हम मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं, एन कैप मान चुके हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि इस वाले डायरेक्शन का उल्टा डायरेक्शन ही तो है ये वाला, तो ये कौन सा डायरेक्शन, इसका नाम क्या होगा। तो अगर हम इसका नाम एन कैप लिख रहे हैं, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप, है कि नहीं। अच्छा, अब समझिएगा यहाँ पर अगर बात करें कि इंसिडेंट रे का, यहाँ पर देखिएगा कि इंसिडेंट रे का अगर हम कंपोनेंट निकाले 2 डायरेक्शन में, एक सरफेस के पैरेलल वाले डायरेक्शन में और दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों डायरेक्शन में आई कैप का कितना कितना कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बोल रहे हैं थीटा एंगल, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो अब बताइए इसका आई का कंपोनेंट क्या क्या होगा। तो पहली बात तो आई का कंपोनेंट टी वाले डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। आई कैप मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, तो लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका दूसरा कंपोनेंट इधर कितना होगा, इस डायरेक्शन में, तो इस जगह माइनस में कॉस थीटा एन का, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आर वेक्टर जो है, इसका भी हम 2 कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक सरफेस के पैरेलल और दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। इस आर वेक्टर का जो 2 कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप। अब आप देखिएगा ध्यान से अगर, तो आई कैप और आर कैप का जो वेक्टर फॉर्म है, इस वेक्टर फॉर्म में आप देखिएगा क्या चेंज है, क्या चेंज है और क्या सेम है, बताइएगा। तो देखिए टी कैप मतलब हमने किस डायरेक्शन को माना था, सरफेस के पैरेलल, है ना। तो सरफेस के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है ना, आई का अगर देख लें या फिर आर का देखें, देखिएगा दोनों में सेम ही है साइन थीटा। लेकिन एन कैप डायरेक्शन में अगर चेक करें, तो एन कैप मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें, तो उस डायरेक्शन में यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है, जबकि यहाँ पर प्लस कॉस थीटा है। मतलब क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, वो रिवर्स हो गया है। हाँ, वैल्यू तो सेम है कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। तो अब आई वेक्टर और आर वेक्टर जो आपके पास है, उसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब देखिएगा अगर हम
आर वेक्टर में से माइनस कर देते हैं आई वेक्टर को, तो आपको क्या मिलेगा? जो पैरेलल वाला कंपोनेंट था वो तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना? 2 cos थीटा एन कैप। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर कौन कौन से? तो मान लीजिए एक वेक्टर हो गया हमारे पास आई कैप, तो माइनस आई कैप किधर होगा बता सकते हैं? हम माइनस आई कैप इधर होगा, ये माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप, और दूसरा है आपके पास एन कैप इधर है। तो बताइएगा, माइनस आई कैप और एन कैप के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोल रही है, जो एंगल है थीटा। तो ये बताइए, इस दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा माइनस एन कैप आई कैप डॉट एन कैप इक्वल टू, बताइए ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो आई माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू इन के बीच का एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसका मतलब कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आई कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। वही मैंने यहाँ पर किया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉस थीटा जो हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके आया था, वो यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? माइनस एन कैप डॉट आई कैप, है ना, माइनस आई डॉट एन हो गया। और एन कैप यहाँ पर क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब इसी को हम थोड़ा आर कैप के फॉर्म में लिखे तो आपका ये बनेगा इक्वेशन कि आर कैप मतलब रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इक्वल हो जाएगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वेक्टर माइनस 2 इंटू आई डॉट एन इंटू एन कैप। दैट मीन्स अगर आपको इंसिडेंट रे दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट किस डायरेक्शन में जाएगी, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आप इस फॉर्मूले से, इस वेक्टर के लॉ से आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम, दो रूल्स। पहला रिवीजन कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला, तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, दैट मीन्स तीनों वेक्टर का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। और दूसरी बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल वेक्टर अगर दे रखा हो तो रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हैं। हाँ, मेन लॉजिक आपको इसमें ये याद रखना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो कंपोनेंट फॉर्म है, उस कंपोनेंट वाले फॉर्म में सरफेस के अलोंग कंपोनेंट तो सेम होता है, लेकिन परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की बात करें तो वो बस रिवर्स हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस रिवर्स हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।